हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन। कंटेंट जिनके बारे में आज हम बात करेंगे वो हैं हिस्ट्री, इसकी एक्सरेज की हिस्ट्री, एक्सरेज और उनकी जनरेशंस, टाइप्स ऑफ एक्सरेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रैग लॉ, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सआरडी, working principle, method of X-ray diffraction, X-ray diffractometer, main parts of XRD, peaks, information, qualitative analysis, application of XRD and conclusion। हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। In 1895, William Roentgen found that a highly penetrating radiation of unknown nature is produced when fast electron incident on matter। Means इसका मतलब ये है कि जब तेज इलेक्ट्रॉन्स मैटर के ऊपर हम उनको फॉल करेंगे या मैटर के साथ टकराएंगे, उनकी कुलियन होगी, उसके नतीजे में क्या पैदा होगी? हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन पैदा होगी अननोन नेचर की। ये 1895 की बात है। उसके बाद 1912 में वॉन ल्यू suggested that X-ray can be diffracted by crystal। उसने ये कहा कि हम क्रिस्टल के थ्रू इसको डिफ्रैक्ट कर सकते हैं। डिफ्रैक्ट का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी रेज का किसी भी कॉर्नर के साथ या ऑब्स्टिकल के साथ मुड़ जाना या फैल जाना। लेटर Knapping and Frederick successfully demonstrated the diffraction of X-rays by Z and crystal, zinc sulfate crystal, ZNS crystal। In 1913, W.L. Bragg gave us geometrical condition for X-ray diffraction by crystal X-rays। The German physicist William Röntgen named it X-rays radiation to signify an unknown type of radiation। X-rays are electromagnetic radiation of wavelength 1 angstrom, which is about the same size of an atom। जो X-rays हैं ये electromagnetic radiations हैं और जो इनकी वेवलेंथ है वो है 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये कि 10⁻⁻10। और ये किसके इक्वल है? ये एक एटम के साइज के इक्वल है। और जो इनकी एनर्जी होती है वो क्या होती है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरेशन ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू हाई वोल्टेज कोलाइड विद मेटल टारगेट। मतलब ये कि एक्सरे तब पैदा होंगी जब हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को हम क्या करेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होंगे हाई वोल्टेज की मदद से और वो क्या करेंगे? कोलाइड कर देंगे एक मेटल टारगेट से। Some of radiation were emitted from metal target due to inertial transition। These radiation escape the glass tube and produce glow in fluorescence element placed near the discharge tube। The radiation were not known at that time, so they were called X-rays। अब वो जो रेडिएशन जाके टकरा रही थी और टकराने के बाद मतलब वो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे जो रेडिएशन पैदा हुई उन्होंने इस ट्यूब के साथ जो टकराई और उसके नतीजे में क्या पैदा हुई? रोशनी पैदा हुई। और उस वक्त इनको नाम तो नहीं पता था किसी को, तो उस वक्त इनको नाम दिया गया था एक्सरेज का। अब एक्सरेज की क्या कितनी टाइप्स हैं? दो तरह की टाइप्स हैं। एक है कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेडिएशन एंड सेकंड वन इज ब्राउन-स्टर्लिंग और कॉन्टिन्यूस रेडिएशन। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इसका मतलब ये है कि देखें, वो कहता है कि एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय इनर शेल ट्रांजिशन एंड दे आर फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट। Incident electron knock out the inner shell electron and then outer shell electron makes a transition to the inner shell and they release energy in the form of photon whose energy is equal to the energy difference between these shells, which are called characteristic X-rays। अब देखिए ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इनर शेल से ये जब निकलेगा किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। उसके नतीजे में क्या होगा? एक यहाँ पर होल पैदा होगा और ये होल को फिल करने के लिए हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस शेल में आके रुकेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा कि वो जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएंगे तो वो एनर्जी को लूज करेंगे, जिसके नतीजे में जो रेडिएशन पैदा होंगी उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। और दूसरी होती है ब्राउन-स्टर्लिंग रेडिएशन। ब्राउन-स्टर्लिंग क्या होती है? ब्रेकिंग रेडिएशन इन द रेडिएशन गिव ऑफ बाय फ्री इलेक्ट्रॉन दैट आर डिफेक्टेड in the electric field of charge particle and nuclei of the atom। अब इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन है वो क्या है कि कहते हैं when bombarding electron penetrate the target, some electron travel close to the nucleus due to the attraction of its positive charge and subsequently influenced by electric field। The path of these electrons would be deflected, so they would be slowed down and portion of all of their kinetic energy would be lost। The lost energy is emitted in the form of radiation which are called Browns-Stirling radiation।
वो कह रहा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकले, उस करीब से गुजरेगा न्यूक्लियस से, तो क्या होगा, उसके ऊपर न्यूक्लियस अपनी फोर्स लगाएगा और उसके नतीजे में जो रेडिएशन वहां पर पैदा हो रही होंगी उनको हम कहेंगे ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन, और इनका नाम, और इस ये क्या कहलाते हैं, दिस एनर्जी इज कॉन्टिन्यूस। जो इनकी एनर्जी होती है वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। अब ये इसकी छोटी सी डायग्राम है, ये आप देखें कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गया वहां से उसके करीब से गुजरा, ये देखें ये ऐसे आया, एक्चुअली उसने यूं जाना था, लेकिन इसकी अट्रैक्शन की वजह से उसने अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज किया। उस चेंज करने की वजह से यहाँ पर रेडिएशन पैदा हुई और इनको हमने नाम दिया एक्सरेज का। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ लेंथ 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, एक्सरेज हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। मतलब ये कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, किसी भी मटेरियल के अंदर से सराहत पजीरी कर सकते हैं, उससे गुजर सकती हैं। The wavelength of X-rays is smaller than the visible light. X-rays are not charged particles, travel in a straight line. They are not deflected in electric and magnetic field. X-rays are used for crystallography. X-rays are distractive rays. उसके बाद स्पेक्ट्रम के बारे में इसको एक्सप्लेन किया है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। A spectrum is defined as the characteristic wavelength of electromagnetic radiation that are emitted or absorbed by an object, substance, atom or nuclei। मतलब ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि एमिट होती हैं या एब्जॉर्ब होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, उससे जो पैदा होगा वो क्या पैदा होगा, एक स्पेक्ट्रम पैदा होगा। जैसे अब यहाँ देखें, ये डिफरेंट लाइट के स्पेक्ट्रम है, एक्सरेज के, गैमा रेज के, विजिबल के, एक्सेट्रा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज सिंपल टर्म इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जितनी भी उसकी रेंज है, उसमें जितनी भी रेज आती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द इंटायर रेंज इज गिवन बाय रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स-रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और उनकी वेवलेंथ जो है कम होती जाएगी। द टाइप ऑफ रेडिएशन एंड देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रेंज आर एज फॉलो। हियर यू कैन सी दैट। अब उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम किसी भी मटेरियल को एक्सआरडी के थ्रू अगर चेक करते हैं तो उसमें लेटिस आता है। लेटिस क्या होता है, इन्फिनाइट पीरियोडिक अरे ऑफ इमेजरी पॉइंट। अब एक यूनिट सेल के अंदर जो इमेजरी पॉइंट होते हैं, देखिए ये वाले, इधर से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये होते हैं हमारे पास लेटिस पॉइंट। लेटिस और बेस मिलते हैं तो उसके नतीजे में क्या पैदा होता है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यूनिट सेल की टाइप्स कितनी हैं, दो तरह की हैं। यूनिट सेल होता क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लेटिस विद कंटीन्यूअस रिपीटिशन जनरेट द कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब इनकी कंटीन्यूअस रिपीटिशन होगी और एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे सिंपल है, बॉडी है या फेस एंडेड क्यूबिक है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, परमिटिव एंड नॉन परमिटिव। परमिटिव में क्या होगा, जो लेटिसेस हैं लोकेटेड एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, इधर मतलब ये वाले जो कॉर्नर है अगर यहाँ पर होंगे तो ये होगा परमिटिव। अगर कॉर्नर के अलावा कहीं और होते हैं, जैसे फेस के ऊपर, ये देखिए ये फ्रंट फेस के ऊपर है, ये लेफ्ट के ऊपर, ये अपर पार्ट, राइट, डाउनवर्ड, तो इसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की जो टाइप्स होते हैं, क्रिस्टल होता है क्या, सॉलिड इन विच एटम आर पीरियडिकली अरेंज्ड इन 3D is called a crystal. Single crystal, periodicity of pattern extends throughout the length of crystal, then crystal is called single crystal। मतलब ये कि ये अगर अरेंजमेंट वो जो क्रिस्टल है उसके अंदर सेम रहती है, ये जो अरेंजमेंट है तो ये हमारे पास होगा सिंगल क्रिस्टल। अगर ये अरेंजमेंट चेंज हो जाती है तो ये होगा पॉली क्रिस्टल और इमार्फस में भी चेंज होगा। ब्रैग्स लॉ। अब एक्सआरडी को चेक करने के लिए या एक्सआरडी के लिए हमें ब्रैग लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए। ब्रैग्स लॉ क्या होता है कि ब्रैग डिफ्रैक्शन was first proposed by W.L. Bragg and his father W.H. Bragg in 1913। ये बाप बेटे थे जिन्होंने इसके बारे में पहले बताया था। When X-ray incident onto a single crystal surface at angle of incident, they will reflect with the same angle of scattering, and when the path difference d is equal to the whole number n of wavelength lambda, the constructive interference will occur। The X-ray reflecting from two different X-ray diffraction।
एक्स और डी, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। अब एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होती है? ये एक वाइडली यूज्ड टेक्निक है टू असेस द क्रिस्टैलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड सैंपल। मतलब ये कि कोई भी सॉलिड सैंपल होगा उसकी हम ये चेक करेंगे कि वो उसका स्ट्रक्चर कैसे है, तो वो मेजर करने के लिए जो हमारे पास प्रोसेस है वो है हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन, या कॉमनली इसको हम कहते हैं एक्स और डी। तो इन समरी अगर मैं इसको वाइंड अप करना चाहूँ तो वो क्या होगा कि क्रिस्टल X-rays diffraction phenomena result from a scattering process in which X-rays are scattered by the electrons of atom present in the sample without changing the wavelength। इसका जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? XRD का, वो हमारे पास डिपेंड कर रहा है ब्रैग्स लॉ के ऊपर, जो कि हमने रिसेंटली स्लाइड में रीड किया था कि वो होता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। इसमें क्या होता है? दीज एक्सरेज आर generated by a cathode ray tube filtered to produce monochromatic radiation, collimated to concentrate and directed toward the sample where diffraction of X-rays occur and diffraction pattern is recorded on the screen. From this observed pattern we can get different information about the crystal। अब इसके तीन मेथड हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन के, जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले है लाउस मेथड, फिर क्रिस्टल रोटेटिंग मेथड एंड लास्ट पाउडर मेथड। लाउस मेथड, अब लाउस मेथड में क्या होगा देखें जी, वो कहते हैं कि इन दिस मेथड अ सिंगल क्रिस्टल इज हेल्ड स्टेशनरी, द डायमेंशंस ऑफ सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन आर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर। अब ये देखें, ये एक सिंगल क्रिस्टल है जिसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अब क्या होगा? A well collimated beam of X-rays of continuous wavelength 2 to 2 angstrom is incident on a single crystal specimen। अब ये देखें, ये कोलिमेटेड बीम है एक्सरे की जो फॉल हो रही है सिंगल क्रिस्टल पे। क्या होगा फिर? A pinhole arrangement is used to produce a well collimated beam of X-rays. The reflecting plane in the crystal choose a suitable wavelength for which Bragg equation satisfy. The photographic flat film is placed in a short distance from the crystal to receive these diffracted beams. The diffraction pattern obtained on the film consists of a series of spots. The diffraction pattern will show the symmetry of the crystal. If crystal has four-fold symmetry, the diffraction pattern or Laus pattern shows four-fold symmetry. It determines the crystal orientation and shape of the unit cell. Here you can see that these spots are explaining everything. The next मेथड इज क्रिस्टल रोटेटिंग मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। अब इसमें ये होगा कि ये देखिए, हमने ये डायग्राम अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखें, ये एक स्पेसिमेन है, इसको हमने दरमियान में रखा हुआ और इसको हम रोटेट करा रहे हैं, दिख रहे हैं आप एरो। अब रोटेट होने से क्या होगा? वो कहता है कि इन दिस मेथड सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन इज रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक motor. A monochromatic beam of X-ray is allowed to fall on a single crystal specimen. The beam of X-ray is made monochromatic using a filter. A pinhole arrangement is used to collimate the monochromatic beam of X-rays. The dimension of single crystal specimen are, इसकी भी सेम 1 मिलीमीटर है जैसे कि प्रीवियस में थी हमारे पास लाउस मेथड में। And as the crystal rotate, the different sets of parallel planes get positioned so that Bragg law is satisfied. The diffraction pattern is obtained in a cylindrical photograph. It helps to determine the crystal structure and size of unit cell. And last one is powder method. Powder method में क्या होगा? हम क्रिस्टल का बनाएंगे पाउडर। मिसाल के तौर पर आप चीनी की मिसाल ले लो, हमारे पास चीनी के 3-4 ग्रेन हैं, उनको हम पीस के पाउडर बना दें, तो इस तरह का जो पाउडर होता है उसको हम जो मेजर चेक करते हैं वो उसके लिए किसके थ्रू करते हैं? पाउडर मेथड के जरिए। लास्ट मेथड है, दिस मेथड वाज डिराइव्ड बाय डेबाय एंड शेरर इन 1916 टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ फाइनली पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल जो कि पाउडर फॉर्म में, उसको भी हम चेक कर सकते हैं एक्सआरडी की मदद से। फाइनली पाउडर्ड क्रिस्टलाइन मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड द capillary tube. A narrowed beam of monochromatic X-rays is allowed to fall on the capillary tube. In finely powdered polycrystalline material specimen, many crystals are randomly oriented, so we have different values of angle theta. X-rays are diffracted only when Bragg law 2d sin theta is equal to m lambda is satisfied. सेम वही बात चल रही है कि ब्रैग लॉ सेटिस्फाई होगा तभी हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में मालूम कर सकेंगे। द बीम ऑफ एक्स रे इज मेड मोनोक्रोमैटिक यूजिंग फिल्टर। अ फोटोग्राफिक फिल्टर इज यूज्ड टू रिसीव डिफ्रैक्टेड एक्स रेज।
अब एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है? ये इंस्ट्रूमेंट है स्टडीइंग क्रिस्टलाइन मटेरियल बाय मेजरमेंट ऑफ हाउ दे डिफ्रैक्ट एक्सरेज ऑफ नॉन वेवलेंथ इज कॉल्ड एन एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर। और इसके अंदर क्या होता है? एक्सरे ट्यूब होती है, सैंपल होल्डर होता है, गोनीमीटर होता है। The gonimeter is used to position the crystal at selected orientation and X-ray detector. Parts of X-ray diffractometer, here you can see that every part is labeled. You can read it from any YouTube. XRD peak क्या होती हैं? ये XRD जो peaks होती हैं वो होती हैं comparative X-ray scattering। अब ये देखें कहीं पर उसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, तो ये उसके बारे में हमें मालूम पता चलता है किसके थ्रू? हमारे पास जो है जो डाटा हमारे पास आता है। Diffraction pattern, each diffraction peak is attributed to the scattering form of specific set of parallel planes of atom. Miller indices are used to identify the different planes of atom. Observed diffraction peak can be related to the plane of atom. Assist analyzing the structure of microstructure or assemble। ये देखें ये प्लेन है 110, ये 102, 111, 111 का मतलब है सिंगल डायरेक्शन होगा, इसका मतलब है कि सिंगल डायरेक्शन में नहीं होगा। इस तरह से ना मतलब ये डिफरेंट पीक्स आएंगी प्लेन्स की, इससे हम मिलर इंडिसेस की, जिससे हम पता कर लेंगे। अब ये पीक पैरामीटर के बारे में उसने बताया हुआ है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये इंटरप्रेटिंग स्पेसिंग मालूम करने के लिए यूज होता है। ब्रैग लॉ की मदद से ओरिएंटेशन सिंगल क्रिस्टल की, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉन मटेरियल, साइज, शेप, इंटरनल स्ट्रेस, स्मॉल क्रिस्टलाइन, फिंगरप्रिंट, characterization of material, measure the thickness of thin film and multi-layer determination of unit dimension. Conclusion: it provides high energy accuracy for calculation of d-spacing. It is technique for analyzing structure of biological molecules. X-ray beam is hit a crystal, scattering the beam in a crystal characterized by atomic structure. X-ray diffraction is a powerful technique, but with many precautions because X-rays are highly penetrating and harmful. ये XRD का टॉपिक था। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हम XRD को यूज़ भी करते हैं अपने स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए, अपने मटेरियल के। तो कोई भी आपका क्वेश्चन वो आप पूछ सकते हैं, और मज़ीद किसी टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।